to everyone, I am Madhuri Sharma, Assistant Professor of Biyani Group of Colleges. Students, हम देख रहे हैं लेबर लॉस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है, फैक्ट्री क्या होती है, क्या फैक्ट्री में 10 जो विद पावर 20 विदाउट पावर काम करते हैं और वो इंडल्ज होने चाहिए किस में, फैक्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा बहुत ही वाइड टर्म था और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज हुए थे जो आईएनजी से एंड हो रहे थे और हमने यही बोला था कि कहीं भी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आईएनजी से एंड हो रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके अलावा 2-3 सब पार्ट्स हमने उसके डिवाइड किए थे। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट कंसर्न की मानी जाती हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, गेट रेडी विद इट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जो हमारा सेकंड सेक्शन होता है ऑलमोस्ट इन एवरी एक्ट विच इज़ रिलेटेड टू लॉ, जिसमें हमारा जो सेकंड सेक्शन होता है, जो धारा सेकंड होती है, वो रिलेटेड होता है हमारी परिभाषा से, हमारी डेफिनेशन से। और डेफिनेशन को हमेशा प्राइमरीली हर एक्ट के अंदर पहले से ही इसलिए बताया जाता है ताकि आगे के जो एड ऑन सेक्शंस हैं उनको ढंग से समझा जा सके। इसलिए ही डेफिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कहीं एक्ट पे इसको डेफिनेशन ना कहकर इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं कि हम ट्रू सेंस में उन वर्ड्स का मीनिंग जान पाएँ जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हर एक्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमें ये बताता है कि जो आगे आने वाले वर्ड्स हैं उनको हमने कैसे डिफाइन, कैसे डिस्कस किया है और उनका क्या एम्फेसिस होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन है वो है हमारे अडल्ट का। It is very basic, it is very normal and it is very understandable to all the persons. अडल्ट का मतलब वो होता है जिसने 18 ईयर्स ऑफ एज को कंप्लीट कर लिया हो, दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी। जिसने मेजॉरिटी को अटेंड कर लिया है, जिसने 18 एज को अटेंड कर लिया है। इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी, व्हेन हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि जो मेजर होता है, जो 18 ईयर्स ऑफ अबव एज होता है, वो ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, वो ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकता है। अगर कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि मेजर नहीं होता फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करता है तो उसको हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ठहराते हैं। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करते हैं, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में भी हमारे चाइल्ड डिफाइन है। वहाँ पर चाइल्ड हमने माना है जो बच्चा 7 साल से कम होता है और जो बच्चा 12 साल से कम होता है और उसमें अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने की कैपेसिटी नहीं होती, वहाँ पर हम उसको चाइल्ड मानते हैं। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग अगर 12 से कम है और बेसिकली 7 ईयर्स। लेकिन अडल्ट का मतलब हमारे हर एक्ट में हमें 18 ईयर्स ऑफ एज ही दिया गया है। तो फर्स्ट definition is of adult, that is a person who is above the age of 18 years and हम जानते हैं a person who has attained the age of 18 years is also eligible to vote in any of the elections which are held. Next definition की बात करते हैं स्टूडेंट्स, adolescent। adolescent का मतलब क्या होता है? adolescent वो एक एज होती है जो एज बीच की होती है, उसको हम कहते हैं एडोलेसेंट एज। जिस पर्सन ने 15 ईयर्स ऑफ एज को कंप्लीट कर लिया है बट 18 ईयर्स ऑफ एज को कंप्लीट नहीं किया है उसको हम कहते हैं एडोलेसेंट। मतलब कि आपने 15 ईयर्स ऑफ एज को आप पूरे कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन 18 से अभी भी आप कम हैं तो आपको माना जाएगा एडोलेसेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यंग पर्सन। यंग पर्सन कौन होता है? यंग पर्सन वो होगा जो या तो चाइल्ड होता है या एडोलेसेंट होता है। हम यंग पर्सन की डेफिनेशन के अंदर एडल्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ईदर अ चाइल्ड और अ एडोलेसेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ यंग पर्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम देखते हैं कि डे को क्या होता है, मतलब डे का मतलब क्या है इसके अंदर। जो डे है उसका मतलब है 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट। जब आपके 24 घंटे मिडनाइट से शुरू होते हैं
उसको हम कहते हैं डे। मतलब कि रात के 12 बजे से नेक्स्ट डे के 12 बजे तक उस आवर्स को हम कहते हैं 24 आवर्स, उसको कहा जाता है पूरा दिन। तो डे का मतलब यहाँ पर होगा 24 आवर्स। यहाँ पर हमको इम्पॉर्टेंट बात ये रखनी है कि जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है मिडनाइट। तो हम किसी भी डे को जब काउंट करते हैं तो हम उसको रात के 12 बजे से ही काउंट करते हैं, उसको हम कहते हैं डे। नेक्स्ट जो वर्ड है स्टूडेंट्स हमारा वो है वीक। वी ऑल नो वीक कंप्राइजेज ऑफ 7 डेज। 7 दिन का एक वीक होता है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। इसमें जब हम वीक की डेफिनेशन देखते हैं तो हम कहते हैं पीरियड ऑफ 7 डेज बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। मतलब कि 7 दिन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब सैटरडे की बारी आती है तो सैटरडे के दिन जब सैटरडे की रात को जब 12 बजते हैं तो उस दिन से लेकर हम 7 डेज को काउंट करते हैं और वो एंड भी हमारा सैटरडे की मिडनाइट को ही होता है। तो स्टार्टिंग हमारी होगी सैटरडे की मिडनाइट से, काउंटिंग ऑफ 7 डेज, और उसको हम कहते हैं वीक। जब पावर को डिफाइन किया गया है तो पावर में हमने देखा है कि जो भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर होता है उसको हम कहते हैं कि हमने पावर का यूज किया है। Any energy which includes electrical और mechanical energy is called power। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी पावर जनरेट होती है किसी भी एनिमल से या किसी भी ह्यूमन एजेंसी से तो वो पावर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। एक बार फिर से देखते हैं, जो पावर है उसमें इंक्लूड होगा आपका मैकेनिकल एंड आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, but it does not include the power which is generated by any animal or human agency। तो अगर कोई ऐसी पावर है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, कोई एनिमल प्रोड्यूस करता है या कोई ह्यूमन एजेंसी प्रोड्यूस करती है, तो वो फिर हमारे पावर की डेफिनेशन में नहीं आता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ऑक्यूपायर की डेफिनेशन के बारे में। ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर वो है जो कि अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री रखता है। हर फैक्ट्री में एक ऑक्यूपायर को अपॉइंट किया जाता है और ऑक्यूपायर क्या करता है, जितनी भी हमारी फैक्ट्री के अंदर अफेयर्स होते हैं, जितने भी काम चल रहे होते हैं, जितना भी काम होता है, उन सब चीज़ों पर कंट्रोल रखा जाता है और इसका कंट्रोल होता है अल्टीमेट। तो ये है अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के हर काम काज के ऊपर अपना कंट्रोल रखना, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर में क्या क्या इंक्लूडेड है? अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं, अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ के डायरेक्टर को हम ऑक्यूपायर बनाते हैं। अगर आप अज्यूम करिए, अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं या आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पर जो आपका डायरेक्टर होगा वो ऑक्यूपायर होगा। वो पर्सन आपके पूरे कामकाज पर ध्यान रखेगा, उसको हम ऑक्यूपायर कहेंगे। अगर ये फर्म की बात हुई स्टूडेंट्स, फर्म में जो है हम डायरेक्टर को क्या बनाते हैं, ऑक्यूपायर बनाते हैं। लेकिन अगर हम किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, अगर ऐसे किसी सरकारी विभाग की बात करते हैं, वहाँ पर जो ऑक्यूपायर होगा वो डायरेक्टर नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ किसी फर्म के अंदर ही डायरेक्टर को ऑक्यूपायर घोषित कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो ऑक्यूपायर नहीं होता। उस केस के अंदर ऐसा पर्सन जिसको हम अपॉइंट करते हैं, 2 सबसेक्शन N के अंदर ये दिया गया है, ऐसा कोई और अदर पर्सन होता है जिसको हम अपॉइंट करते हैं और वो इन सारे अफेयर्स को, कंपनी के अफेयर्स को देखता है, उसको हम ऑक्यूपायर कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ऑक्यूपायर एक ऐसा पर्सन होता है जो सारे कामकाज पर, सारी वर्किंग प्रोसेस पर, सारे अफेयर्स पर अपनी निगाह रखता है, अपना ध्यान रखता है, अपना कंट्रोल रखता है। अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं तो जो वहाँ का डायरेक्टर है उसको हम बनाते हैं ऑक्यूपायर। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं तो उस केस में वहाँ के डायरेक्टर को हम ऑक्यूपायर नहीं बनाते हैं, हम ऐसे किसी पर्सन को बनाते हैं जो अदर देन डायरेक्टर होता है और उसको हम ऑक्यूपायर नियुक्त करते हैं। और जो ऑक्यूपायर की डेफिनेशन है वो आपके दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज N के अंदर।
तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हमारी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। अब हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन नंबर 6, सेक्शन 7 एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्या इसके अंदर थीम है, क्या टॉपिक है। अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। कैसे किसी भी फैक्ट्री का अप्रूवल मिले उसको, कैसे उसको लाइसेंस ग्रांट होना चाहिए एंड कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि हम उसको फैक्ट्री मान सकें। क्या प्रोसीजर होगा अप्रूवल का, लाइसेंसिंग को लेने का एंड रजिस्ट्रेशन करवाने का, और ये सब हमारे क्लासिफाइड है सेक्शन 6 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। सेक्शन 6 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी फैक्ट्री को रजिस्ट्रेट करवाने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को अप्रूवल के बाद उसका लाइसेंस हमें कैसे मिलेगा एंड क्या प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम किसी भी फैक्ट्री को अप्रूवल मिलवाना चाहते हैं, अप्रूवल दिलवाना चाहते हैं, या किसी भी फैक्ट्री का लाइसेंस लेना या उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें लगानी होगी एक एप्लीकेशन। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें लगानी होगी एक एप्लीकेशन टू दी गवर्नमेंट। या तो हम वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट को लगाएंगे या हम वो एप्लीकेशन चीफ इंस्पेक्टर को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होगी। उस एप्लीकेशन को हम कहाँ पे पेश करेंगे? उस एप्लीकेशन को हम पेश करेंगे या तो किसी भी गवर्नमेंट के पास या फिर चीफ इंस्पेक्टर के पास। और उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा? उस एप्लीकेशन के अंदर वो पूरा प्लान होगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। वो पूरा प्लान बहुत अच्छे से सारे सर्टिफिकेट्स के साथ, सारे अप्रूवल्स एंड एफिलिएशंस के साथ उसके अंदर दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन के साथ होगा। एंड स्पेसिफिकेशंस, और जो भी स्पेसिफिकेशंस हमारा अप्रूवल या हमारा रजिस्ट्रेशन मांगता है, हम वो सारे स्पेसिफिकेशन उस एप्लीकेशन के साथ उस प्लान के अंदर हमारा फिक्स करके भेजेंगे। तो फोरमोस्ट स्टेप, सबसे असेंशियल स्टेप्स, सबसे प्रिलिमिनरी स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हमारा होगा कि हम एक एप्लीकेशन लेंगे, उस एप्लीकेशन को हम गवर्नमेंट को या फिर चीफ इंस्पेक्टर को, जो कि यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जाएगा, उसको हम वो एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन में हमारा पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि किस हिसाब से हम फैक्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, क्या हमने वो सारी कंडीशंस को फॉलो किया है, उसके बाद ही हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन में सारा प्लान एंड सारे स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल अटैच किए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये जो हमने एप्लीकेशन तैयार करी है, इस एप्लीकेशन को हम भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या फिर चीफ इंस्पेक्टर को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। ये जो एप्लीकेशन है, जिस गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले एप्लीकेशन लगाते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को भेजते हैं, और ये एप्लीकेशन के अंदर पूरे प्लान्स एंड पूरे स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड होने चाहिए किसी भी फैक्ट्री को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, किसी भी फैक्ट्री का लाइसेंस लेने के लिए या उसको अप्रूवल करवाने के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन भेजी जाएगी स्टूडेंट्स, ये भेजी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। जब हम एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम या तो स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं या चीफ इंस्पेक्टर को भेजते हैं। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन देंगे स्टूडेंट्स, वो आप भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। आप पर्सनली वहाँ पर कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाने नहीं जाएंगे, आप पर्सनल वहाँ पर अपीयर नहीं होंगे। अगर आपको कुछ भेजना है तो वो आप भेजते हैं कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। स्टूडेंट्स फिर हम देखते हैं किसी भी तरीके का ऑर्डर जो है वो कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा एप्लीकेंट को 3 महीने से फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज सेंट। मान लीजिए हमने गवर्नमेंट को या चीफ इंस्पेक्टर को जो एप्लीकेशन थी रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए, वो आज के दिन भेजी है। मतलब कि मैंने वो जो एप्लीकेशन थी फैक्ट्री वाली, उसके अप्रूवल के लिए मैंने आज किसी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर चीफ इंस्पेक्टर को वो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड करी है।
अब स्टेट गवर्नमेंट मुझे किसी भी तरीके का जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर मुझे नहीं बताएगी। कब तक नहीं बताएगी? जिस दिन मैंने भेजी थी उसके 3 महीने तक मुझे किसी भी तरीके का ऑर्डर मेरे तक कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि किसी भी तरीके का ऑर्डर उस एप्लीकेंट को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ के अंदर किसी भी तरीके का जो ऑर्डर है जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया होगा, जो चीफ इंस्पेक्टर ने लिया होगा, वो कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा जिस दिन से भेजा है। आज अगर मैंने एप्लीकेशन सेंड कर दी स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर को, तो आज से 3 महीने तक, दैट इज़ 23 सितंबर से 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर से 23 नवंबर एंड 23 नवंबर से 23 दिसंबर तक मुझे किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन प्राप्त नहीं होगा। एप्लीकेंट को किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसको 3 महीने तक नहीं बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें टाइम पीरियड बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि जो टाइम पीरियड है वो हमारा है 3 मंथ्स का। तो 3 महीने तक आप कोई भी ऑर्डर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या चीफ इंस्पेक्टर ने दिया है तो वो आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं अगर किसी भी तरीके की कोई अपील होती है, मान लीजिए कोई ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, चीफ इंस्पेक्टर ने, अब हमें वो ऑर्डर जो है 3 महीने बाद पता लग गया, हमारे पास उसका कम्युनिकेशन हो गया, और 3 महीने के बाद हमें लगता है कि ये जो भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने या चीफ इंस्पेक्टर ने दिया है ये सही नहीं है, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हम इस ऑर्डर से खुश नहीं हैं, हम इस ऑर्डर से मतलब इसको फेवर नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर अपील की जाएगी। जो अपील की जाएगी वो की जाएगी किसको? यहाँ पर अगर जो हमने अपील करी वो एपेलेट अथॉरिटी को की जाएगी। कोई भी अपील हमें एपेलेट अथॉरिटी को करनी पड़ती है। अगर वो अपील रिजेक्ट हो जाती है, इन केस जो हमने अपील करी वो एपेलेट अथॉरिटी उस अपील को रिजेक्ट कर देती है, तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को, और जो हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं वो होती है हमारी 30 डेज़ की। मतलब 30 डेज़ के अंदर हम उस अपील को गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? वापस से अपील कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने इसमें बहुत मेजर चीज़ देखी वो देखी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो है स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर जो हम एप्लीकेशन देते हैं वो देते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से। यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का ऑर्डर जो पास किया गया है स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू, वो हमें 3 मंथ्स तक कम्युनिकेट नहीं होता है। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी अगर अपील रिजेक्ट होती है तो हम जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास। जिस दिन अपील रिजेक्ट हुई उस दिन से 30 डेज़ के अंदर हमको गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ता है। अगर आज मेरी अपील रिजेक्ट हो जाती है, दैट इज़ 23 सितंबर, तो मैं 23 अक्टूबर तक अपील कर सकती हूँ। किसको? गवर्नमेंट को। तो 30 डेज़ हमारे पास अपील के लिए होते हैं गवर्नमेंट को। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया है कि कैसे किसी भी फैक्ट्री को हमें रजिस्टर्ड करवाना है, कैसे किसी फैक्ट्री के लिए हमें लाइसेंस लेना है, और कैसे किसी फैक्ट्री के लिए हमें उसका अप्रूवल करवाना है। और ये सब हमने देखा सेक्शन 6 के अंदर। अब सेक्शन 7 के अंदर हम देखते हैं नोटिस बाय ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर जैसे कि हमारे सारे के सारी एक्टिविटीज़ पे, सारे अफेयर्स पे जो कंट्रोल रखता है, जो उन पर वॉच रखता है, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपायर। तो जो हमारा ऑक्यूपायर है वो किन किन सिचुएशंस में नोटिस देता है, ये हम देखते हैं सेक्शन 7 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि जो भी ऑक्यूपायर होगा, जब वो अपने प्रेमाइसेस पर, जहाँ पर उसको वॉच रखनी है, जहाँ पर उसको टोटल कंट्रोल रखना है अफेयर्स पर, तो वो उस प्रेमाइसेस के अंदर 15 दिन पहले से ही उन चीज़ों पर अपना देख रेख लगने लग जाता है। मतलब वो अपना काम करना शुरू कर देता है। जिस दिन से उसको ऑक्यूपाई करना है, जो नॉर्मल उसकी डेट फिक्स हुई है, जिस दिन से उसको ऑक्यूपाई करना है, उन चीज़ों को देखना है, उस दिन से पहले ही 15 दिन पहले ही वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन 7 में हम ये देखेंगे कि ऑक्यूपायर शुड बिफोर 15 days before he begins to occupy send notice to chief inspector।
तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि जो ऑक्यूपायर होगा वो 15 दिन पहले ही उस प्रीमाइसेस में, उस फैक्ट्री में अपना काम शुरू कर देगा और फिर 15 दिन जैसे ही वो अपना काम शुरू करेगा वो एक नोटिस भेजेगा, किसको? चीफ इंस्पेक्टर को। वो ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है, वो चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, वो जितने भी अपनी कंपनी में, इंडस्ट्री में कोई काम हो रहा होता है उन अफेयर्स पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो जो उसका डेट होता है उस डेट से 15 दिन पहले ही वो क्या करता है? ऑक्यूपेशन, जो उसका ऑक्यूपायर का काम है वो शुरू करता है एंड इसके लिए वो एक नोटिस देता है। नोटिस देता है वो चीफ इंस्पेक्टर को। अब उस नोटिस के अंदर क्या क्या होता है हमें ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि जो 15 दिन पहले ही उसने अपना काम शुरू कर दिया और उसके लिए उसने एक नोटिस भी भेज दिया चीफ इंस्पेक्टर को, तो इस नोटिस के अंदर क्या कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो उस ऑक्यूपायर ने सेंड करे हैं, उस चीफ इंस्पेक्टर को उसने सेंड करे हैं, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है, पहला स्पेसिफिकेशन है नेम एंड सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री। सबसे पहले वो उस नोटिस के अंदर बताता है कि फैक्ट्री का नाम क्या है, इन फैक्ट्री किस लोकेशन पर सिचुएटेड है, किस लोकेशन पर फैक्ट्री सिचुएटेड है। तो नेम एंड सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री। उसके बाद वो देखता है नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑक्यूपायर। सबसे पहले वो नेम एंड सिचुएशन क्या है उस फैक्ट्री की वो भेजता है, उसके बाद वो भेजता है नेम, उसका खुद का नाम और उसका खुद का एड्रेस। ऑक्यूपायर अपना खुद का नाम एंड खुद का एड्रेस भी उस नोटिस के अंदर भेजता है। थर्ड है नेम एंड एड्रेस ऑफ ओनर ऑफ प्रीमाइसेस। जो भी उस प्रीमाइसेस का ओनर होता है, ऑक्यूपायर तो कौन होता है? वो तो सिर्फ वॉच रखने के लिए बनाया जाता है, वो तो सिर्फ जो अफेयर्स होते हैं उन पे कंट्रोल रखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ओनर वो होता है जिसका वो प्रीमाइसेस होता है, जिस पे ऑक्यूपायर अपॉइंट किया गया होता है। तो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस किसका भेजा जाएगा? उसका भेजा जाएगा जो ओनर है। किसका ओनर है? प्रीमाइसेस का ओनर है, जिस प्रीमाइसेस पे ऑक्यूपायर काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन टू बी सेंट। वो एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा जहाँ से कम्युनिकेशन हो सके। अगर चीफ इंस्पेक्टर कोई बात किसी फैक्ट्री को बताना चाहता है तो वहाँ का वो एड्रेस लिखा जाएगा जहाँ पर कम्युनिकेशन ईजिली हो सकता है। सिमिलरली जो भी ऑक्यूपायर होगा वो ऐसा एड्रेस वहाँ पर मेंशन करेगा जहाँ पर ईजिली कम्युनिकेशन हो सके, जहाँ पर ईजिली दोनों पार्टीज़ का कॉन्वर्जेशन एक साथ हो सके। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर कम्युनिकेशन किसी को भी सेंड करना होगा, किसी को भी भेजना होगा, तो वो एड्रेस मेंशन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखी कि यहाँ पर फैक्ट्री का भी नेम और लोकेशन आती है, यहाँ पर ऑक्यूपायर की भी नेम एंड एड्रेस आता है एंड यहाँ पर प्रीमाइसेस का भी नेम एंड एड्रेस आता है। लेकिन इन सब के बाद भी हमें एक एड्रेस ऐसा चाहिए होता है जहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपरली पहुँच सके और जहाँ से हमें रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी आ सके। तो एक ऐसा एड्रेस हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिस भी फैक्ट्री में हम काम करते हैं वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, वो किस टाइप का काम करती है, वो क्या मैन्युफैक्चरर का काम करती है, तो क्या टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जो कि वो कर रहे हैं, ये भी ऑक्यूपायर उस नोटिस के अंदर मेंशन करता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उनका मैन्युफैक्चर का काम कौन सा है, उसका नेचर क्या है, क्या वो वॉशिंग का है, क्या वो क्लीनिंग का है, क्या वो रिपेयरिंग का है। तो ये सब कुछ इसमें आता है नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। उसके अलावा टोटल रेटेड हॉर्स पावर, कि कितने पावर पर उनकी जो इंडस्ट्री है वो काम करेगी, उनकी जो कंपनी है वो कितनी टोटल रेटेड हॉर्स पावर पे काम करती है, उसका कितना आउटपुट है जो उनके यूज़ में आता है, उनका कितना पावर है जो उनके यूज़ में आता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ मैनेजर ऑफ फैक्ट्री। अगर कोई मैनेजर अपॉइंटेड है किसी भी फैक्ट्री का तो उसका नेम भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है एंड कितने नंबर ऑफ वर्कर्स उस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, 10, 20, 30, 40 कितने नंबर ऑफ वर्कर्स उस फैक्ट्री में काम करते हैं, मैनेजर का नेम क्या होता है। और इनके अलावा होता है, अगर इनके अलावा कोई फर्दर पर्टिकुलर्स हैं तो वो भी स्पेसिफिकली वहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा जो भी नोटिस ऑफ ऑक्यूपायर होता है उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल्स चीज़ होती हैं।
ऑक्यूपायर का नेम एंड एड्रेस होता है, जहाँ पर हमारी फैक्ट्री लोकेटेड है उसका सिचुएशनल नेम होता है, जो हमारा जिसका प्रेमाइसेस है उसका नेम एंड एड्रेस होता है, फिर हमारे वर्कर्स कितने हैं, मैनेजर का नाम क्या है, कितना पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और इसके अलावा कोई और अदर फर्दर पर्टिकुलर्स तो भी उस ऑक्यूपायर को उस नोटिस के साथ चीफ इंस्पेक्टर को फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ड्यूटीज़ क्या होती हैं हमारे ऑक्यूपायर की। नोटिस तो उसने सेंड कर दिया, उसने ये तो बता दिया कि उस फैक्ट्री में ये होगा, इतना पावर चलेगा, इतने वर्कर्स हैं, इतना नाम है, इतना मैनेजर है, ये काम हो रहा है, लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है, फर्दर उसकी ड्यूटी क्या होती है। बेसिकली जो ऑक्यूपायर की ड्यूटी होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि वो कंट्रोल रख सके अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री पे, उसके अलावा उसकी ड्यूटी होती है कि वो जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को देख सके, उनके सेफ्टी मेजर्स को देख सके और उनका वेलफेयर का ध्यान रख सके। तो यहाँ पर जो बेसिक उसकी ड्यूटी है वो होती है टू फोरसी दी हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कमैन। जो भी वर्कमैन उसकी फैक्ट्री में काम करेंगे उनकी हेल्थ को देखना, उनकी सेफ्टी को देखना, उनके वेलफेयर को देखने का काम ऑक्यूपायर का होता है। उसके अलावा रिटन स्टेटमेंट ऑफ जनरल पॉलिसी, अगर कोई भी जनरल पॉलिसीज़ हैं जो कि वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन से रिलेटेड हैं तो उनका क्या करना, उनका एक रिटन स्टेटमेंट बनाना, और उनका रिटन स्टेटमेंट बनाने के बाद उन सारी पॉलिसीज़ को रिवाइज करना, उनको रिविजन करना, ताकि वो क्या कर सके, वो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कमैन को ध्यान रख सकें। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कैसे किसी भी फैक्ट्री का अप्रूवल किया जाता है, लाइसेंसिंग की जाती है, क्या हमारा ऑक्यूपायर कौन होता है एंड उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब वी विल लुक ऑन टू द अदर टू सेक्शंस दैट इज रिलेटेड टू इंस्पेक्टिंग स्टाफ एंड पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टिंग स्टाफ इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 8 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। इंस्पेक्टिंग स्टाफ हमें बताता है कि कैसे किसी भी इंस्पेक्टिंग स्टाफ को अपॉइंट किया जाएगा, और जो इंस्पेक्टर है उसको हम, दैट इज़ चीफ इंस्पेक्टर को हम कैसे अपॉइंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि सेक्शन 8 के अंदर हमें बताया गया है कि हम कैसे किसी भी चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो अपॉइंट करता है चीफ इंस्पेक्टर को। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चीफ इंस्पेक्टर को, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर को दैट इज़ ACI, JCI दैट इज़ जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर को, डेप्यूटी DCI दैट इज़ डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर को, एंड इंस्पेक्टर्स को। तो सारा का सारा जो पावर है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ही हमारे CI दैट इज चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन लोगों को, जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों को इनकी ड्यूटीज़ बता देता है, और जो भी क्वालिफाइड क्राइटेरिया होता है, जो इनको क्वालिफाइड क्राइटेरिया पास करना होता है, ये उसके बारे में भी बताता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा ड्यूटीज़ को, एंड ड्यूटी को प्रिस्क्राइब करने के बाद वो क्वालिफिकेशंस भी बताएगा कि उनको क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जिनका उनका फुलफिल होना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम देखेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो इंस्पेक्टर कहलाया जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, अगर कोई ज़िला है, उस ज़िले के लिए वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही इंस्पेक्टर होगा। और लास्ट में हम देखते हैं जो भी इंस्पेक्टर यहाँ पर है उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा सेक्शन जो 8 है वो हमें बताता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट उनकी ड्यूटीज़ के बारे में एंड उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। हमारा जो इंस्पेक्टर है वो ये कहता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए इंस्पेक्टर होगा, एंड जितने भी इंस्पेक्टर्स हमारे यहाँ पर अपॉइंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको मानते हैं हम पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ IPC 1860। अब स्टूडेंट, सेक्शन 9 में हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 8 के अंदर इंस्पेक्टर्स अपॉइंट होते हैं उनका पावर क्या है।
वो क्या क्या काम कर सकते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब भी पावर ऑफ इंस्पेक्टर की बात आती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो इंस्पेक्टर होता है वो किसी भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में एंटर हो सकता है कभी भी, और उस प्रीमाइसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसका मौका मुआयना वो इंस्पेक्टर कर सकता है। तो सबसे पहली पावर एंड सबसे यूज़फुल पावर इंस्पेक्टर की यही होती है कि वो किसी भी प्रीमाइसेस में अचानक से जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नेक्स्ट होता है, वो पूरे प्रेमाइसेस को एग्जामिन कर सकता है, वो कोई भी चीज़ उठाकर देख सकता है, उसको जो भी नेसेसरीली चीज़ चाहिए होंगी वो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनको एग्जामिन कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो इंस्पेक्टर होता है ये किसी भी तरीके का अगर कोई एक्सीडेंट या कोई डेंजरस अकरेंसेस होते हैं तो उनके बारे में भी पता लगाता है। अगर कोई एक्सीडेंट या कोई डेंजरस अकरेंसेस किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं तो ये उनके बारे में भी पता लगाता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई इंस्पेक्टर है तो वो किसी भी कॉपी को सीज कर सकता है, किसी आर्टिकल को सीज कर सकता है, किसी रजिस्टर को ले सकता है, कोई रिकॉर्ड मंगा सकता है या कोई डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकता है। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर इसके साथ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी कर सकता है। और फिर जो भी पर्सन है, अगर उसको ये बोला जाए कि उसको एविडेंस देना है तो यहाँ पर उसको कंपेल नहीं किया जाता, उसको विवश नहीं किया जाएगा, उस पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो एविडेंस दे ही दे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे किसी भी फैक्ट्री के लिए अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, ऑक्यूपायर कैसे नोटिस भेजता है, ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर क्या होते हैं। फिर हमने देखा इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करते हैं और हमारे इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर्स होते हैं। वो कहीं पे भी जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकता है, वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग्स भी कर सकता है, लेकिन वो किसी को कंपेल नहीं कर सकता एविडेंस देने के लिए। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें गुरु KPO प्लस को, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचें समय पर। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।